हमारे साथ भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि खतौली मेरी वजह से जीता गया चुनाव, और इसके अलावा आप कहते हैं ये लोग तो हमें पैदा भी ना होते। तो क्या वो वीडियो है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उसमें? देखिए, खतौली का जो चुनाव है, खतौली 2019 से 17, 19, 22 में विपक्ष हारा। तो मुझसे किसी ने फील्ड में सवाल किया कि भाई इस चुनाव को किस तरह लड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा, जिस तरह से हमने खतौली का चुनाव जनता का अलायंस बना के लड़ा, हमने मेहनत से अलायंस किया है और हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो खतौली का चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया, जबकि उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए, एक मुजफ्फरनगर से ही मंत्री वहाँ सेंटर के भी हैं, उनका पूरा संगठन लगा हुआ था, तमाम साधन संसाधन लगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, फिर भी हमने वो सीट उनसे छीन ली। ये बल जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष से समाज में जो विश्वास और प्यार हम लोगों ने पैदा किया, और जो हमारी अपील का असर है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि 24 घंटे 7 दिन चंद्रशेखर आज़ाद उनके हितों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं, तो वो मेरी बात को मानते हैं। उसका परिणाम हम लोग खतौली जीते। और मैंने कहा कि अगर देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अधिकार नहीं देते, तो शायद कोई जो है संविधान में अधिकार न देते, तो शायद कोई दलित पिछड़े वर्ग का बच्चा या महिला किसी कुर्सी पर बैठ पाते। मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि इस देश में आज़ादी से पहले जब संविधान स्थापित में बहुत तरह की गैर बराबरी थी, तो वोट का अधिकार दिलाते बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। तो आज तो कहीं ना कहीं जो है उस व्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले कल में जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जनता उसको आशीर्वाद भी देगी। काशीराम जी ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसके बाद मायावती ने आकाश आनंद चुन लिए, तो आप भी अपने आप को काशीराम जी का ही उत्तराधिकारी बता रहे हैं? देखिए, मैं काशीराम साहब के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह जी के विचारों का उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने जो विचार, उन्होंने जो सिद्धांत, उन्होंने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि समाज भी हर चीज़ को देखता है। समाज जब कोई सामान लेने के लिए बाजार में जाता है, तो 1 रुपये के सामान को लेते हुए भी 2 बार सोचता है, देखता है। तो वो भी देख रहा है किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का जुल्म जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। झूठे मुकदमे, जेल, 16-16 महीने 10/6 कोठरी में मैंने जेल काटी, 2-2 बार तिहाड़ भी काटी। और जब उनसे भी जो है लोगों का दिल नहीं भरा, तो मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई। काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बाद भी मेरे जो लाइसेंस मैंने सरकार से कहा था, वो लाइसेंस भी मेरे नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि जनता और पूरा हमारा संगठन और हर व्यक्ति देख रहा है कि चंद्रशेखर किस तरह अपने जान को दांव पे लगा के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही माननीय काशीराम साहब ने सिखाया था, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया था, यही चौधरी चरण सिंह ने सिखाया था। तो मैं उनकी नीति रीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को उनका उत्तराधिकारी मानता हूँ। अखिलेश यादव का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा अभी तक? नगीना सीट पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है, शायद अभी तक कुछ गठबंधन भी तय नहीं कर पाया नगीना सीट को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ समय समय पे सारे काम होते हैं जी। जो फल कच्चा होता है उसके पकने तक का इंतजार किया जाता है। अगर कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो समय आने पर सब चीज़ें हो जाएंगी। मेरा विश्वास है कि वो भी सब ये समझते हैं, जितने विपक्ष के दल हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी को किस सीट पर कौन प्रत्याशी रोक सकता है। तो नगीना में आज़ाद समाज पार्टी ने संघर्ष से, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की मेहनत से हमने उस सीट पर इतना मजबूती से काम किया है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और न्याय पसंद हर जाति के वर्ग के वोट को, महिलाओं के वोट को हमने तैयार किया है। वोट की जो चोरी सरकारी मशीनरी द्वारा होती है, जबरदस्ती वोट कटवाई जाती है, उनको भी हमने जो है उस वोट को भी हमने संभालने का काम किया है। हर बूथ कमेटियां बना के बूथ कमेटियों के जरिए बूथ को जीतने का इंतजाम भी हम लोगों ने किया। मैं समझता हूँ हमारे साथियों को भी ये बात जल्द समझ आ जाएगी, और भविष्य जो है वो नगीना की जनता को तय करना है।
लेकिन ये अखिलेश यादव और जो कांग्रेस है ये नगीना सीट को लेकर अपनी स्थिति को नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं अभी तक ये लोग। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं और समय आने पे सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी, जैसा मैंने आपको कहा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार संविधान में दिए थे वो सब अधिकार बचे रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बेदखल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म की नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। और उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए किस तरह से उन्होंने सरकारी संस्थानों को बेच बेच के अडानी अंबानी और तमाम उद्योगपतियों को दिया है बहुत सस्ते दामों में, कौड़ियों के भाव, ये भी देश देख रहा है। नौजवान जिस तरह से बेरोजगार है, किसानों को फसल के दाम नहीं हो रहे, और ये जो आवारा पशु हैं जिस तरह किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, बहन बेटियों का जिस तरह से अपमान उत्तर प्रदेश और देश भर में हो रहा है, ये भी लोग समझ रहे हैं। इस वजह से मैं मानता हूँ कि समय पे वो भी हमारा साथ देंगे। सर एक सवाल और करूंगा मैं आपसे कि जिस तरह से अभी चर्चाएं हैं कि आज या कल के अंदर मायावती भी कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, तो क्या इस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, अगर माननीय बहन जी ऐसा कदम उठाती है तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके आने से गठबंधन को बल मिलेगा, उनके आने से जो भाजपा को नुकसान जो है होगा वो भी देश जो है समझ रहा है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, हमारे साथ आके भारतीय जनता पार्टी को रोकने में मदद करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज किसी का व्यक्तिगत हित नहीं, ये राष्ट्र हित का मामला है। जिस तरह देश में जो चल रहा है उस बात को समझते हुए उनको भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। वो अगर अलायंस का हिस्सा होती तो अलायंस मजबूत होगा, हम सब लोग मजबूत होंगे और देश भी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को रोकना आसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर राष्ट्र हित के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, भाजपा को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं मन से चाहता हूं कि इस देश में जो व्यवस्था में बड़े बड़े परिवर्तन संविधान के जरिए हुए उनको अभी जारी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का काम कर रही है। जिस तरह से पहले दलित पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती थी, नौकरी आती थी, अब पेपर लीक हो जाता है, नौकरी आती नहीं है। लेटरल एंट्री सुविधा जो है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसके साथ जिस तरह से आरक्षण को, जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण का क्या फ़ायदा होगा, जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे तो आरक्षण का क्या फ़ायदा होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को भी धन बल के आधार पर, हमने चंडीगढ़ में भी देखा और हमने बहुत सारे स्टेटों में देखा, जिस तरह से धन बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके खिलाफ अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो यही आज के समय में समझदारी है। नगीना सीट पर आप भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा होती हैं तो शायद वो आकाश आनंद को वहाँ पर उतार दें आपके सामने। देखिए, आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई अभी, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। दूसरी बात, वो किसी को भी उतारें, नगीना लोकसभा सीट को हमने मेहनत करके तैयार किया है। वहाँ की जनता ये बात देख रही है कि कौन व्यक्ति उनकी आवाज़ को मजबूती से उठा सकता है। और जो आज माहौल है देश में, आपने कल देखा किस तरह से एक पुलिसकर्मी ने दिल्ली में सजदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। क्या इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं? एक तरफ हम लोग अपने कावड़िया भाइयों पे फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ वहीं मुस्लिम समाज के लोग जब अपनी आस्था में के लिए नमाज पढ़ते हैं तो उनको जो है हम लोग लात मारने का काम करते हैं। अगर आप कोई किसने इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है रोड ब्लॉक की उसकी, तो हम उसको समझा भी सकते हैं, उनको अगर वो अनावश्यक है उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक चश्मे से नहीं देख सकते। वहीं दूसरी तरफ जहां एसएसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी मिलके जो है कावड़ियों के पैर दबाते हैं, फूल फेंकते हैं, वो भी उनकी आस्था का भी सम्मान है। लेकिन क्या इस देश में मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, जैन समाज की, दलित समाज की आस्था का कोई सम्मान नहीं है? इसलिए मैं मानता हूँ ये जो नफरत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी है वो अधिकारी, कर्मचारी और आम व्यक्ति तक भी आ गई है। इसलिए मैं इस घटना पर खेद प्रकट करता हूँ। और सिर्फ अभी सस्पेंशन हुआ, मैं तो कहता हूँ उनको उन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह घटना को अंजाम ना दे सके। और ये मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय हमेशा जिस तरह से वो पोलराइजेशन करने के लिए सहारा लेती है, हो सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में है, अमित शाह जी उसको ऑपरेट करते, हो सकता है ये कोई देश में एक बड़ा मसला जो है
झगड़ा कराने का, कोई इस तरह का माहौल ख़राब करने का मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूँगा, हमारी टीम मौके पे थी, कि वो सावधान रहे, सतर्क रहे, और देश भर में भी हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और करूंगा। अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है यूपी में। ओपी राजभर मंत्री बना दी गए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी मंत्री बने हैं और दारा सिंह चौहान है उनको भी मंत्री बना। कैसे देखते हैं उस मंत्रिमंडल को, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस पर कहीं ना कहीं कमेंट किए थे। देखिए, आपने देखा किस तरह की भाषा का प्रयोग ओपी राजभर जी ने मुख्यमंत्री के लिए किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है, इसलिए वो हर कीमत पे जातिगत समीकरण को मजबूत करना चाहती है। इसलिए ओपी राजभर और तमाम दलों को उन्होंने, या जो भी उन्होंने वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन सब लोगों को उन्होंने इसी बात के साथ, हारे हुए प्रत्याशी को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो ये समझती है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना है। तो वो जिन लोगों ने उनको खूब नीचा दिखाया, उनको भी साथ ले रही है। विपक्ष को इससे भी सीखना चाहिए कि एक एक व्यक्ति की जरूरत है। कोई अगर उनका साथी नाराज है, किसी को नाराज ना करें और ना, मिलजुल के आगे बढ़े, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं कि सत्ता चाहे कितना भी दम लगा ले, हो सकता है चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे मेरी हत्या भी हो जाए, या कोई इस तरह की जो है घटना मेरे साथ घट जाए। मैं मगर फिर आपसे कह देता हूं कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो सत्ता से बेदखल हो और एक न्यायप्रधान सरकार, सबके मिलीजुली सरकार एक बने, जिससे सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा भी मैं जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, लगातार इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहा हूँ। गठबंधन सर रहेगा मजबूत, या कोई आएगा कॉल वॉल, क्या ये बातचीत हुई है? कुछ नहीं, आखिरी सवाल। वो सब चीज़ें चल रही हैं, मगर मैंने कहा गठबंधन के बावजूद भी हार जाते हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत हमारे, मैंने कहा ना, इसलिए हमने जनता से, वहाँ नगीना की जनता से, जिस क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं खड़े हुए, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, तो वहाँ का नौजवान भी परेशान है, वहाँ का किसान भी परेशान है, वहाँ की महिलाएं भी दुखी है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, ऐसा कोई अच्छा रोजगार नहीं कि सम्मान के साथ कर पाएँ। और वहाँ इलाज की और हॉस्पिटल की सुविधा भी हॉस्पिटल की बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए जनता चाहते कोई मजबूत आवाज़ बने। जिनको मौका दिया उन्होंने कभी जाके पार्लियामेंट में उनके हितों के लिए कोई बात नहीं कही। वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार करने के लिए हरिद्वार आना पड़ता है, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो वहाँ की जनता में विश्वास है कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति अगर वहाँ से सांसद चुना जाएगा, तो वो एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे देश भर में, दुनिया में सुनाई लोग उसको सुनते हैं। तो हमारे हितों की रक्षा होगी, हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। तो ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं निशाना इन्होंने साधा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन से लेकर बसपा को भी इन्होंने काफ़ी नसीहतें भी दी हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।